नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आए हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखड़े। आज कुछ खबरें ऐसी आई है अखबार में, देखिए, जिससे जो कल मैंने कहा था कि हम एक अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंता व्यक्त की थी, उसके कहीं ना ही कहीं आवाज आना शुरू हो गए हैं। आज दिल्ली में एक खबर आती है। कल दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में, जो बहुत प्राइम है, गोल्ड मार्केट है बहुत बड़ा वहां पे, यानी वो जवेरी बाजार कह सकते हो आप। जैसा बंबई में है वैसा दिल्ली का वो मार्केट है, जहाँ सोने चांदी की दुकानें, बहुत सारा बड़ा मार्केट है। वहां के दो भाइयों ने जो सोने के धंधे में बिजनेस करते थे, ज्वेलर थे, अंकित गुप्ता 47 साल के और अर्पित गुप्ता, इन दोनों भाइयों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। अर्पित की तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन अंकित की शादी हुई थी, उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उनके ऊपर 70-80 लाख रुपए का कर्जा था। और जब ये महामारी शुरू हो गई तो इस कर्जे का भुगतान वो नहीं कर पाए। फिर वो जिन्हें कर्जा दिया उसने वसूलने का प्रयास किया, और जब सब दूर से वो हताश हो गए तो उन्होंने आत्महत्या की। और ये स्थिति अंकित की नहीं है, ये स्थिति इस धंधे में जो काम कर रहे हैं ज्वेलरी में, वो तमाम लोग बहुत कठिनाई से जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह से मार पड़ी। कोविड के चलते शादियां रुकी है, लोगों का इनकम इतना कम हो गया है, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, तो सोने पे सबसे कम पैसा खर्चा होता है। कोई त्योहार होता है तो खरीदा जाता है, उसमें नहीं लोग खरीद रहे, शादियों में भी लोग नहीं देख रहे। दूसरी तरफ, क्योंकि ये ओपन मार्केट हो गया है, कमोडिटी एक्सचेंज के तहत आता है, वहां पे फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो गया है, तो कीमतें आसमान छूने लगी है। 24 कैरेट का गोल्ड की बात करें तो जो 28,000 रुपए 10 ग्राम, जिसकी कीमत की 10 ग्राम की कीमत 28,000 रुपए लॉकडाउन के पहले, वो आज 53,000 रुपए 10 ग्राम का हो गया है। चांदी की बात करें तो 39,000 रुपए पर केजी, प्रति किलो के हिसाब से जो चांदी बिक रही थी, वो अब 65,000 रुपए पर किलो के हिसाब से बिक रही है। मार्केट फॉरवर्ड मार्केटिंग की वजह से बिल्कुल फ्लैक्चुएटिंग है। कोई इसमें समझ नहीं पाता, एक दिन में करोड़पति बनता है, दूसरे दिन में आदमी भिखारी बनता है। और मार्केट में बिल्कुल ग्राहकी नहीं है, 25% या 20% भी ग्राहकी दिखाई नहीं देती। ऐसे माहौल में सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं है, क्योंकि ना वो उस कैटेगरी में आते, ना इस कैटेगरी में आते, ना उनके लिए कुछ बोलने वाला है, ना उनके लिए कुछ सुनने वाला है। कई लोग मार्केट से पैसा लेके काम करते हैं, और हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति, कोई बैंक से पैसा लेता है, नए स्टार्टअप सरकार से पैसा लेते हैं। जब पैसा लेता है तभी उसमें आदमी धंधा करता है, पैसा लगाता है, पूंजी होती है वो। उसके बाद जब रिटर्न नहीं आता तो आत्महत्या करता है। ऐसी कई खबरें 2-3 दिन से आ रही थी। एक और खबर है, ये तो मैंने ज्वेलर का बताया, जो बड़ा तबका माना जाता है बिजनेसमैन का। अजीत सिंह करके प्राइवेट कंपनी में टैंकर ड्राइवर था, वाटर का टैंकर चलाता था। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, खुद बीमार था, घर में पत्नी मर चुकी है, 10 साल का बेटा है, 3 बेटियां हैं, 11 साल की, एक 15 साल की, एक 17 साल की। घर में बूढ़ी माँ है। जब पैसे की तंगी से वो बहुत परेशान हो गया, तनख्वाह नहीं मिल रही है, उधारी चुकानी है, तो उसने जब देखा कि कोई उसको चारा नहीं मिल रहा, कहीं मदद नहीं मिल रही है, तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब प्रश्न उस माता के पास है, यानी इसकी माता के पीछे, जो लड़कियों की दादी है, लड़के की दादी है, कि अब इन बच्चों को वो बड़ा कैसे करेगी। 10 साल का लड़का है, 11, 15, 17 साल की 3 लड़कियां हैं। अब इनको, परिवार को, वो बुढ़िया, असहाय बुढ़िया कैसे करेगी। वो कोई चाय की दुकान उकान चलाने का प्रयास कर रही, क्योंकि इसकी 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं कर रहा है। ये आत्महत्याएं बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार जो बोलती है और जो यथार्थ में है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है। यदि सरकार जो बोलती वो हो रहा होता, तो फिर आत्महत्या ये दोनों नहीं होती। एक तीसरा फोटोग्राफ बहुत मार्मिक है, बहुत, मतलब देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं।
ताल कटोरा स्टेडियम है दिल्ली में, उसके पास एक बस स्टॉप है। उस बस स्टॉप के नीचे एक माँ और बेटा दोनों रह रहे हैं। बेटा शादियों में वेटर का काम करता था, इनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के झगड़े थे, वो बात अलग है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, लॉकडाउन के पहले से, लड़का कमाने वाला था, शादियों में वेटर का काम करता था, जो पैसा कम कमाता था उसी से घर चलता था। आज वो काम बंद होने की वजह से घर का किराया नहीं देने के लिए वहां से बेदखल हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली बस स्टॉप के नीचे एक सूटकेस लेके अपना सामान भर के दोनों माँ बेटे वहां खड़े हैं। ये हमारा वो भारत है जो हम चाइना से लड़ने की हुंकार करते हैं, हम बार बार आर्थिक पैकेजेस देने की बात करते हैं, हम बार बार मंगल ग्रह से लेके तमाम चीजों की बात करते हैं। लेकिन ये जो वस्तु स्थिति है, जो यथार्थ के धरातल पे जो चल रहा है, वो भयावह है। कहीं ना कहीं सत्ताधीशों को उसको देखने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में एक फोटोग्राफ आज देखी मैंने, दुख हुआ। हम चांद पे यान भेजते हैं, सबसे कम खर्चा में चांद के चक्कर लगा के भारत का यान आता है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हम चांद पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बीमार मरीज शहर तक कैसा आता है, तो वो बाबा आदम के जमाने के वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम से उसको आना पड़ता है। ये बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के एक गांव में एक नवजात शिशु और उसकी मां, जो अभी भी डिलीवरी हुई, उनकी तबीयत बिगड़ गई। एम्बुलेंस आई, लेकिन एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि रोड ही नहीं। 6 किलोमीटर पति और ससुर ने एक डलिया में नवजात को रखा, उसकी मां को रखा, और वो एक बांबू को बांध के दोनों खंधे पे उठा के पालकी जैसा कुछ बना के 6 किलोमीटर गांव से उन रास्ते पे चले जहां चलने लायक भी नहीं, और उनको कहीं ना कहीं एम्बुलेंस तक पहुंचाया। ये एक किस्सा नहीं है, ये किसी के पास फोटो आया तो खबर बनी। ऐसे इनगिनत नवजात और उनकी माएं डिलीवरी के बाद कभी साइकिल पे, तो कभी खंधे पे, तो कभी खटिया पे, तो कभी चेयर में बिठा के किलोमीटर के किलोमीटर दूर चलते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हमारे पास रास्ते नहीं है। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम सुपर कॉरिडोर की बात करते हैं, हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, हम मुंबई से दिल्ली जाने के लिए मात्र 12 घंटे के समय में जाने का दम भरने की बात करते हैं। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, हमारे भाई रह रहे हैं, उन बहनों को पालकी में बैठ के अस्पताल की सुविधा के लिए जाना पड़ता है। ये वस्तुस्थिति। बात एक उत्तर प्रदेश की मैंने कही थी, एक लड़की मेधावी छात्र अपने भरोसे अमेरिका जाती है, वापस आती है माँ बाप को मिलने, कुछ मनचले छेड़ते हैं, उनसे बचने के लिए स्कूटर से गिरती है और मर जाती है। वो केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक वो कहते हैं कि भाई वो छेड़ा ही नहीं होगा क्योंकि वीडियो फुटेज नहीं मिला। अब हर पोल पे, पूरा उत्तर प्रदेश के सारे रास्तों पे तो वीडियो फुटेज नहीं है। उसके पहले जो पेट्रोल पंप लगा वहां का वीडियो फुटेज है, आगे गांव होगा वहां लगा होगा तो वहां होगा, रास्ते में कहां वीडियो फुटेज मिलेगा। लेकिन अब यदि लड़की का पिता कहता है कि वो छेड़ा गया, जो उसका भाई जिसके साथ में चल रहा था स्कूटर पे, वो कहता है छेड़ा गया बहन को, तो उसकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो गरीब है, चाय का दुकान चलाता है। बिहार में सुशांत राजपूत के पिताजी गुहार लगाते हैं, तो सीबीआई, ईडी, ड्रग, ये सारी एजेंसीज एक्टिवेट हुई है। सर्वोच्च न्यायालय तक गए हैं गुहार लगाने कि सुशांत ने आत्महत्या की, हत्या। लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसको छेड़ने से मर गई, इसके ऊपर कोई सीबीआई नहीं होगी। एक दर्दनाक कहानी आज फिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। वहां एक निमगांव थाना क्षेत्र है, वहां इंटर कॉलेज की 12वीं की पढ़ने वाली लड़की, गरीब घर की दलित की लड़की, वो स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन भरना है करके कहीं जाती, क्योंकि वो ऑनलाइन की सुविधा घर में तो है ही नहीं। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये डिजिटल इंडिया मेट्रो तक सीमित है। गांव में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां डिजिटल कहां होगा।
वो लड़की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने गई क्योंकि वो मेधावी छात्र गई तो वापस ही नहीं आई। जब रात तक ढूंढने के बाद नहीं मिला तो पुलिस केस हुई। कल उसकी छिन्न भिन्न स्थिति में एक लाश मिली, गला कटा हुआ था, एक खेत के पास, तालाब के पास पड़ी हुई। कुछ जानवरों ने उसके शरीर को नोचा था। उसके ऊपर बलात्कार हुआ था। बलात्कारियों ने उसकी जान ले ली। पोस्टमार्टम में बलात्कार की पुष्टि हुई। उत्तर प्रदेश, जहां अब राम मंदिर बनने के बाद, राम राज्य स्थापन होने की बात हो रही, पलवल में वहीं पर पास में 10 साल की एक मुख बधिर लड़की थी। बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, 4th क्लास में पढ़ रही थी। उसको गांव से उठा के ले गए क्योंकि वो चिल्ला भी नहीं सकती है, बोल सुन भी नहीं सकती है। ले गए, उसका रेप किया, उसको बहुत बुरी तरह से मारा। उसकी डेड बॉडी छिन्न विछिन्न स्थिति में मिली। बलात्कार की पुष्टि हुई है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की 11 साल की, वहां पे इकोटेक पार्क है, उस एरिया में झोपड़पट्टी में रहती है। वो शौच के लिए जाती है बाहर, वापस नहीं आती, बलात्कार होता, हत्या होती। ये तमाम घटनाएं हो रही है। जब ग्रेटर नोएडा, जो दिल्ली से सटा हुआ है, ग्रेटर नोएडा जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार इतराती है, ग्रेटर नोएडा जहां सबसे वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, चंडीगढ़ में भी जो प्रॉब्लम थे उसको निकालते हुए ग्रेटर नोएडा में जो बसाहट बसी है, क्या एजुकेशन सिटी और क्या सब कुछ हुआ है वहां पे। वहां एक लड़की शौच के लिए बाहर जाती है, इसके मायने ये है कि ये जो घर घर टॉयलेट वाली बात है, जो सरकार बताती है कि हर घर में टॉयलेट है, अब बाहर कोई शौच के लिए नहीं जाएगा, ये कितना ढकोसला है, ये इस कहानी से आपको सुनाई देता है। ये एक सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई छटी हुई के अखबार खोलो तो बलात्कार, लूटपाट, इसकी कहानियां की कहानियां दिखती। और लोग कहते कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है। हमारे यहां सारा मीडिया रिया चक्रवर्ती ने क्या किया इस पे लगा हुआ है, लेकिन एक मूक बधिर लड़की का बलात्कार होता है, एक मेधावी दलित लड़की का, 12वीं पढ़ने वाली लड़की का बलात्कार होता है, हत्या होती है। एक लड़की सोच के ले जाती है, उसका बलात्कार होता है और वो बिल्कुल सीरियस है। डॉक्टर लगातार ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहे हैं उसका। इसको आवाज उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक भी यही देखना चाहते हैं शायद, बाकी चीज के प्रति संवेदनहीन हो गए। लगातार हो रही आत्महत्या, रास्ते पे आ रहे लोग, खाने को नहीं मिल रहा है, बढ़ती महंगाई, भयावह जो दृश्य दिखाया है आरबीआई ने देश की इकोनॉमी का। विदेश मंत्री कहते हैं कि तिब्बत में इतनी बुरी स्थिति 62 के बाद कभी नहीं रही। इसका मतलब चाइना जो तकलीफ हमें दे रहा है वो भयावह है। कहा जाता था कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ देख भी लेंगे चाइना की तरफ आके लाल करके तो चाइना भग जाएगा। मैंने कल बैंकों का फ्रॉड के बारे में बोला। और इन सब खबरों के बीच में जब एक खबर मैं और पढ़ता हूं कि पिछले 18 महीने में फेसबुक पे सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स पे फरवरी 19 से लेके इन 18 महीनों में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना खर्चा किया विज्ञापन के लिए। बीजेपी ने करीब करीब, बीजेपी और जो सहायक संगठन है जो उनका एड्रेस वही बताया है जहां बीजेपी का हेडक्वार्टर है, 10 करोड़ 17 लाख रुपए फेसबुक पे उन्होंने
विज्ञापन पे खर्चा किए। वो करीब करीब 64% बैठता है फेसबुक पे इस सेक्टर में जो विज्ञापन आए हैं टोटल। कांग्रेस ने करीब करीब 2 करोड़ के आसपास खर्चा किया है। ये दो बड़ी पार्टियां, इसलिए इन्हीं का लिया। मैं वैसे 10 बड़ी पार्टियों के नाम आए थे, 10 लोगों के, किसने किसने एक्सपेंडिचर। लेकिन पिछले 18 महीने में इस देश में सरकारों ने क्या किया जिसका विज्ञापन आपको करना पड़ रहा है। 10 करोड़ रुपए आपने विज्ञापन पे खर्चा किए, तो दिखाया तो क्या दिखाया, झूठ ही दिखाया होगा, क्योंकि सच्चाई तो हम बयान कर रहे हैं। पिछले 18 महीने में देश में जो हुआ, कभी पुलवामा का एयर स्ट्राइक बताते हैं, कभी आप टॉयलेट, पूरे देश में टॉयलेट है, अब कोई बाहर नहीं जाता शौच के लिए, ये बताते हैं। कभी आप हर एक को अनाज मिला, ये बताते हैं। कभी आप किसानों को पैसा बटा, ये बताते हैं। 370 से जम्मू कश्मीर ठीक हो गया, ये बताते हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, ये बातें होती है। ये विज्ञापन जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें हैं, तो फिर जब ये हम जो अखबारों में पढ़ के आपको बता रहे हैं, या जो अपनी सूचनाएं आती है, ये जब बताते हैं, आरबीआई की रिपोर्ट जो बताती है, अलग अलग मंत्रालय की रिपोर्ट जो बताती है, ये चीजें कुछ और बताती है, तो क्यों झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है इस देश के लोग अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। हमारे मतदाता अशिक्षित हो सकते हैं, अंगूठा बहादुर हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सोच विचार करने की शक्ति है। और अब मतदाताओं को सोच विचार ही करना होगा। जात पात धर्म बात शगुफे, बड़े बड़े वादे, इसको कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लगातार बलात्कार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लूटपूट की घटनाएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको उस राम राज्य को फिर से परिभाषित करना होगा। जिस राम का नाम के लेकर राम राज्य की बात होती है, वो वाकई कहीं दिखाई देता है क्या? सवाल ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी राज्यों में बहुत राम राज्य चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे नेताओं को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि खराब स्थिति है तो बोल देना चाहिए कि हाँ खराब है। कब तक आप चद्दर डालते रहोगे? कब तक झूठ बोलते रहोगे? कब तक विदेशी मेहमानों से छुपाने के लिए झोपड़पट्टी और देश की दरिद्रता दीवारें खड़ी करोगे? कब तक पर्दे लगा लगा के लोगों को बताओगे कि ये साइड देखिए बहुत अच्छा है? इससे आप क्षणिक सुख पा सकते हैं, लेकिन दर्द लंबा जो झेल रहा है ये देश, वो झेल रहा है। अखबार खोलने की हिम्मत नहीं होती, सांस रोक के अखबार खोलना पड़ता है, क्योंकि खबरें जो आती है, पूरे सप्ताह भर मेहनत करने के बाद 4-5 खबरें निकाल सकता हूं जो पॉजिटिव मंडे के लिए देता हूं, ढूंढनी पड़ती। बाकी खबरों का अंबार लगा और कहीं से अब आशा दिखाई नहीं देती। इस संविधान के चारों स्तंभ कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आते। लेजिस्लेचर हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही है, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं दिखता, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार से युक्त है, जुडिशरी का हश्र मानना अवमानना में झटके खा रहा है, हिंदोले खा रहा है, और मीडिया अपने टीआरपी देख रहा है। मीडिया को वो नहीं दिखता कि एक 12 साल की लड़की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाती है, लड़की होना उसका दुर्भाग्य है, उस पर बलात्कार होता है, उसका गला काट के हत्या होती है। रिया किसके साथ चैट कर रही थी? महेश भट्ट ने रिया को क्या कहा, ये नेशनल इशू हो गया है। ये हमारा भी दुर्भाग्य है। मैं खुद क्षेत्र से आता हूं। कहीं ना कहीं जब संविधान के चारों स्तंभ डगमगाने लगते हैं,
तो ये चारों स्तंभ जिस जमीन पे खड़े हैं वो इस देश का मतदाता है। इस मतदाता को जागरूक होना होगा। इस मतदाता को सवाल पूछने होंगे, सवाल खड़े करने होंगे। जो समस्याएं हैं उसे जोर शोर से उठाना होगा, क्योंकि जब तक समस्याओं के बारे में बात नहीं होगी तब तक उस समस्या का निदान भी नहीं होगा। मैं जानता हूं आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन समस्या का निदान भी आपको करना है तो कम से कम आपको ताकत के साथ उस समस्या को बताना भी कि ये समस्या है और इसको हम ऐसे लड़ रहे हैं। लाउडली बोलना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, मैं लाउड इंडिया टीवी पे हूं, आप खुद लाउडली बोलिएगा, क्योंकि आप जितने लाउडली बोलेंगे, जितने जोर से बोलेंगे, उतनी ताकत हम जैसे लोगों को मिलेगी जो समस्याओं को उठाकर उन बहरे कानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चाहे सुने न सुने, प्रयास तो करें। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।